आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी पूरी ख़त्म करेंगे एक नज़र में। पूरी एनाटॉमी एक नज़र में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले के चलते हैं रक्त प्रसंचरण। प्रसंचरण पढ़ेंगे। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। 1 मिनट में हृदय पंप की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? कार्डिक आउटपुट कहलाती है। 1 मिनट में हृदय पंप की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? कार्डिक आउटपुट कहलाती है। 1 मिनट में पंप हृदय करता है, रक्त कितना करता है? 5 से 5.5 लीटर। आगे चलते हैं। एक एथलीट 1 मिनट में हृदय पंप करता है, 22 लीटर करता है। कितना करता है? 22 लीटर करता है। आगे चलते हैं। हृदय द्वारा एक बार में पंप की गई मात्रा क्या कहलाती है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। हृदय द्वारा एक बार में पंप की गई मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। और 1 मिनट में हृदय पंप की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? कार्डिक आउटपुट कहलाती है। इस दोनों में अंतर समझना। आगे, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय की परतें होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है? पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। 3 परतें होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। आगे चलते हैं। ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ईसीजी से हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाते हैं या अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं हृदय में। आगे चलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें गलत लग गया। ट्राइकस्पिड वाल्व दाईं ओर होता है और मिडल वाल्व बाईं ओर होता है। आगे चलते हैं। हृदय से रक्त ले जाती हैं, कौन ले जाते हैं? धमनियाँ ले जाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। और सबसे बड़ी शिरा को क्या कहते हैं हम? एरोटा कहते हैं। सबसे बड़ी शिरा को क्या कहते हैं हम? सबसे बड़ी धमनी, इसमें गलत लग गया है। सबसे बड़ी धमनी को क्या कहते हैं? एरोटा कहते हैं। इसे महाधमनी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। हृदय की ओर रक्त लाती हैं। हृदय की ओर रक्त कौन लाता है? शिरा लाती हैं। जिसमें शिरा में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध होता है। आगे चलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, किस में होता है? धमनियों पर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे होता है? धमनियों पर होता है। आगे चलते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, कहाँ पर होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कार्डियक मसल पर होता है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा को क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। सबसे बड़ी धमनी को एरोटा कहते हैं। एरोटा कहते हैं। आगे चलते हैं। रक्त प्रसंचरण खत्म हो गया है। दूसरा चैप्टर लेते हैं, मांसपेशी। मांसपेशी कितनी होती है? 639 होती हैं। मांसपेशी 70 से 80% पानी होता है मांसपेशियों में। और मांसपेशियों की भारी परत को एपीमाइसियम बोलते हैं। मांसपेशियों की भारी परत एपीमाइसियम बोलते हैं। और मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई होती है सर्कोमियर। मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सर्कोमियर कहते हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी सार्टोरियस जांघ में होती है। सबसे लंबी सार्टोरियस जांघ में होती है। सबसे छोटी स्टेपीडियस कान में होती है। सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है लेटिमस डार्सी होती है, कमर में होती है। और लिफ्ट मसल्स कौन सी होती है? लिफ्टर मसल होती है डेल्टायड, जो कंधे में होती है। लिफ्टर मसल कहाँ होती है? कंधे में होती है, डेल्टायड। आगे चलते हैं। थ्रोइंग मसल होती है पेक्टोलियस मेजर। थ्रोइंग मसल कौन सी होती है? पेक्टोलियस मेजर कहाँ पर होती है? छाती में होती है। आगे चलते हैं। मजबूत कार्य के हिसाब से मजबूत मांसपेशी कौन सी है? कार्डियक मांसपेशी, जो हृदय में होती है। आगे चलते हैं। खिंचाव के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी होती है सोलियस, जो निचले पैर में होती है। आगे चलते हैं। काफ मसल किसे बोलते हैं? काफ मसल बोलते हैं गैस्ट्रोनियस को बोलते हैं। आगे चलते हैं। 40 से 45% शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं। 40 से 45% भाग शरीर का मांसपेशियों से बना होता है। आगे चलते हैं। दबाव के हिसाब से मजबूत कौन सी है? मसेटर। सबसे ज़्यादा दबाव के हिसाब से कौन सी मांसपेशी मजबूत है? मसेटर, जो कहाँ पर होती है? तुम्हारे साथ जबड़े में होती है। आगे चलते हैं। ताकत के हिसाब से मजबूत कौन सी है? रेक्टस फीमोरियस। रेक्टस फीमोरियस होती है, जांघ में होती है, सबसे ताकतवर मसल होती है। आगे चलते हैं। एडेक्टर मसल कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। इससे हॉर्स राइडिंग एडेक्टर मसल से हॉर्स राइडिंग और मलखम में यूज होती है, एडेक्टर मसल होती है। आगे चलते हैं। सिटअप से कौन सी मांसपेशी मजबूत होती है? सिटअप से मांसपेशी मजबूत होती है रेक्टम एप्टोमेनियस सेटअप से मजबूत। इसमें हम
इसमें हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। हड्डी चैप्टर के बारे में, नवजात शिशु में हड्डी होती हैं 300 होती हैं, वयस्क में 2 से 6 हड्डी होती हैं, और हड्डियों में पानी होता है 20 से 30% पानी होता है। हड्डियों के बीच में रक्त पदार्थ होता है। हड्डियों के बीच में तरल पदार्थ कौन सा होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। आगे आरबीसी और डब्ल्यूसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है, जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान में होती है। और सिसमोइड हड्डी कौन सी होती है? सिसमोइड हड्डी होती है, पटेला को बोलते हैं, जो घुटने में होती है। आगे चलते हैं। स्कैपुला, स्कैपुला हड्डी कहाँ पर होती है? कंधे में, पिछली कमर में होती है, चपटी हड्डी होती है। स्कैपुला कैसी होती है? चपटी हड्डी होती है। कार्पल, कार्पल कलाई में होती है, 16 हड्डी होती है। टार्सल, टार्सल टखने में होती है, 14 हड्डी होती हैं। 33 वर्टिब्रा रीढ़ में हड्डी होती हैं, नवजात शिशु में 33 होती हैं, और वयस्क में 26 होती हैं। वयस्क में 26, नवजात शिशु में 33 हड्डी होती हैं, रीढ़ की हड्डी। आगे चलते हैं। सर्वाइकल बोन रीढ़ की हड्डी में 7 होती हैं। सर्वाइकल बोन रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल कितनी हड्डी होती हैं? 7 होती हैं रीढ़ की हड्डी में। कॉलर बोन, कॉलर बोन बोलते हैं कैल्विकल को, कैल्विकल को। कॉलर बोन कौन सी हड्डी है? कैल्विकल। और चेहरे में हड्डी होती हैं 14 होती हैं, और खोपड़ी में 8 हड्डी होती हैं। और आगे चलते हैं। धड़ में 80 हड्डी होती हैं, धड़ में 80 हड्डी होती हैं। हाथ में 64 होती हैं। वैसे 60 भी आ सकता है आंसर, 60 भी सही है, 64 भी सही है। पाँव में 62 भी होती हैं, और 60 भी मान सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। 19वां, दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टीबिया। दूसरी लंबी कौन सी है? टीबिया हड्डी लंबी है। सबसे बड़ी फीमर है, उसके बाद टीबिया हड्डी लंबी है। आगे चलते हैं। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। मैंडिबल, मैंडिबल निचले जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी है। मैंडिबल निचले जबड़े की हड्डी है। और मैक्सेला, मैक्सेला ऊपर जबड़े की हड्डी है। आगे चलते हैं, चैप्टर लेते हैं उत्सर्जन तंत्र। आगे का चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन ड्रेमोटोलॉजी, ड्रेमोटोलॉजी कहलाता है त्वचा का अध्ययन। और किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस बाहरी परत, और डर्मिस मध्य परत, और हाइपोडर्मिस अंदर की होती है। त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस बाहरी, डर्मिस मध्य परत, और हाइपोडर्मिस अंदर की परत होती है। आगे चलते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। और किडनी की बाहरी परत क्या कहलाती है? कार्टेज, कार्टेल, कार मेडुला और कार्टेज। हाँ, किडनी की बाहरी परत कहलाती है कार्टेज कहलाती है, कार्टेज कहलाती है। और अंदरूनी परत कहलाती है मेडुला कहलाती है। अंदरूनी परत क्या कहलाती है? मेडुला कहलाती है। मूत्र का पीएच मान 2.4 होता है। मूत्र का पीलापन कैसे होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है पीलापन। किडनी का वजन होता है 110 से 130 ग्राम महिलाओं का होता है, और 110 से 130 ग्राम महिला, 130 से 150 ग्राम पुरुष, 130 से 150 ग्राम पुरुष का होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त का ऑक्सीकरण होता है फेफड़ों में। आगे चलते हैं। किडनी में पथरी का कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। किडनी में पथरी का कारण होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। आगे चलते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। आगे चलते हैं। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। मूत्र में गंध होता है। मूत्र में गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में गंध अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में 95% पानी होता है। मूत्र में 2 से 3% यूरिया होता है। 2 से 3% यूरिया होता है मूत्र में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आगे चलते हैं। पसीने की ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? पसीने की ग्रंथियाँ डर्मिस में होती हैं। डर्मिस त्वचा का मध्य भाग होता है। पसीने की ग्रंथि कहाँ पर होती हैं? डर्मिस भाग में होती हैं, और जो त्वचा का मध्य भाग में होता है। त्वचा हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है। त्वचा का क्या कार्य होता है? त्वचा हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है। आगे चलते हैं। आगे चैप्टर लेते हैं श्वसन, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लोमोनोलॉजी, प्लो प्लोमोनोलॉजी, प्लो प्लोमो प्लोमोनोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है। आगे चलते हैं। दूसरा, फेफड़ों की क्षमता होती है जैव धारता। हाँ, किस में नापी जाती है?
स्कायरोमीटर में फेफड़ों की क्षमता को जैवधारता किस में नापी जाती है? फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है स्पायरोमीटर में। स्पायरोमीटर में स्पायरोमीटर में नापी जाती है। आगे चलते हैं। फेफड़ों का वजन होता है 11 ग्राम होता है। फेफड़ों का वजन कितना होता है? 1100 ग्राम होता है। दाएं फेफड़े में 3 ब्रांचेस होते हैं। दाएं फेफड़े में 3 ब्रांचेस होते हैं, बाएं में 2 ब्रांचेस होते हैं। और आगे का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़े में होता है, एल्वियोली में। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। कहाँ पे होता है? एल्वियोली में होता है। श्वसन लेते समय ऑक्सीजन आगे श्वसन लेते समय ऑक्सीजन 20.8 लेते हैं श्वसन, और छोड़ते समय ऑक्सीजन हम 16% छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, श्वसन लेते समय 21% लेते हैं, और बाहर कितनी छोड़ते हैं? 16% छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन परिवहन मार्ग कैसा? ऑक्सीजन परिवहन मार्ग किससे गुजरता है? ट्रैकिया, ब्रोंचिस, एल्वियोल, हृदय और धमनियाँ। एक बात समझते हैं हम। ऑक्सीजन परिवहन मार्ग कैसा होता है? और ऑक्सीजन का परिवहन मार्ग होता है, पहले ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंचिस होता है, फिर एल्वियोली होता है, फिर हृदय होता है, फिर धमनियों होता है। ऐसे होता है। आगे चलते हैं। एक श्वसन में छोड़ी गई वायु की मात्रा कितनी होती है? एक श्वसन में छोड़ी गई वायु की मात्रा टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक श्वसन में छोड़ी गई, यानी कि 1 मिनट में छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। आगे चलते हैं। 1 मिनट में छोड़ी गई वायु वॉल्यूम कहलाती है। एक श्वसन में छोड़ी गई मात्रा तो कहलाती है टाइडल वॉल्यूम, और 1 मिनट में छोड़ी गई वायु कहलाती है वॉल्यूम। आगे चलते हैं। रेसिडल वॉल्यूम, पूरी वायु। रेसिडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? पूरी वायु को बोलते हैं। बाहर निकालने के बाद बची हुई वायु को कहते हैं। आगे, फेफड़ों का क्षेत्रफल कितना होता है? 75 मीटर स्क्वायर। फेफड़ों को कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर, 6 से 8 लीटर या 6 लीटर, 6 से 8 लीटर, और वैसे मुख्य 6 लीटर ही है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 6 लीटर। फेफड़ों का क्षेत्रफल होता है 75 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। फेफड़ों के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फेफड़ों की ऊपरी झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आगे चलते हैं। फेफड़ों की मांसपेशी डायफ्राम। फेफड़ों की मांसपेशी को क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे चैप्टर है पाचन तंत्र। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं। दांतों की बाहरी परत बनी होती है एनेमल, सबसे कठोर भाग होता है या शरीर का। दांतों की बाहरी परत किसी बनी होती है? एनेमल की बनी होती है। वयस्क में 32 दांत होते हैं। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। लार में एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन और एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन और एमाइलेज होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होती है, जो 1.5 किलो की होती है, 1.5 kg की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। आगे चलते हैं। पित्त और यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। आगे चलते हैं। HCl का निर्माण कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। पित्त की थैली यकृत में। और इंसुलिन का हार्मोन कहाँ पर बनता है? अग्नाशय या पेनक्रियाज में बनता है। 13वां, इंसुलिन का 12वां देखें पहले। इंसुलिन का हार्मोन्स कहाँ पर बनता है? ये बनता है अग्नाशय या पेनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। ये हरे रंग का प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं। अग्नाशय से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? लेट, LAT। L से हो गया लाइपेज, और T से हो गया तुम्हारा सा कहाँ गया? ट्रिप्सिन, और A से हो गया एमाइलेज। आगे चलते हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन तुम्हारा प्रोटीन का पाचन करता है।
छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? डेडोनियम, जूजोनियम, इलियम इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडोनियम, जूजोनियम, इलियम। 17वां, आंत के अंदर की संरचना है। आंत की अंदर की संरचना कैसी होती है? विल होती है। आंत की अंदर की संरचना कैसी होती है? विल होती है। भोजन का पूर्ण विल, एक बार देख देते हैं, विल। हाँ, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पित्त की थैली का आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। पित्त की थैली का आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। आगे चलते हैं। बाहरी बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की 1.5 मीटर होती है। आगे चलते हैं। बड़ी आंत का अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। आगे चलते हैं। अपेंडिक्स पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अपेंडिक्स पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। आंतों का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी। आंतों का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। तंत्र का तंत्र पढ़ते हैं। तंत्र का तंत्र के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय और परिधीय। तंत्र का तंत्र के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय और परिधीय। आगे चलते हैं। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु आता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। और दूसरा, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। महिला के मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होता है, पुरुष का 1400 होता है। आगे चलते हैं। तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और सेरिब्रम या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। तर्क शक्ति, याददाश्त, सूंघना आज सेरिब्रम में होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा, इसे हर्ट ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। हर्ट ऑफ ब्रेन का हर्ट भी बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा को। रक्तदाब नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा का क्या कार्य होता है? रक्तदाब को नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रण करती है। आगे सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। सेरिबेलम ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और हाइपोथैलेमस का शरीर के अंदर के ताप को नियंत्रण करता है। भूख, प्यास, प्रेम, प्यास, गुस्सा, पसीना नियंत्रण इसी से होता है। हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है? भूख, प्यास, प्रेम, प्यार, गुस्सा, पसीना इसी से नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। मेरुरज्जु इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। मेरुरज्जु को क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। 31 जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं। आगे लेते हैं जोड़ या संधि। जोड़ संधि का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन या संधि का अध्ययन कहलाता है? ऑर्थोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। आगे चलते हैं। जोड़ के 3 प्रकार के होते हैं, चल जोड़, अचल जोड़ और अर्ध चल जोड़। कितने जोड़ होते हैं? चल जोड़, अचल जोड़ और अर्ध चल जोड़। कुछ हम चल जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे। हिंज जोड़ बोलते हैं कोहनी और घुटने को बोलते हैं। हिंज जोड़ यानी कि जो जैसे केबाल लगती है ना, एक तरफ खुलते हैं केवल, एक तरफ नहीं खुलते हैं, इसी तरह से हिंज जोड़ बोलते हैं कोहनी और घुटने को। कब्जा संधि बोलते हैं इसे। ग्लाइडिंग जोड़ बोलते हैं कलाई को बोलते हैं। ग्लाइडिंग जोड़ कलाई को बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट बॉल बोलते हैं कंधे और कूल्हे को बोलते हैं। पिवट जोड़ होता है गर्दन का जोड़ होता है। पिवट गर्दन का जोड़ होता है। और सेटल जॉइंट होता है अंगूठा होता है। आगे चलते हैं। रक्त के बारे में पढ़ते हैं। रक्त यह संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक है। अध्ययन रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। पीएच मान होता है 7.4 होता है। और 60% प्लाज्मा
होता है। रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है? 60% होता है। प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90% होता है। प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90% होता है। रुद्राणु 40% होता है, जो ठोस भाग होता है, और 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुद्राणु 40% और प्लाज्मा 60% होता है। आगे चलते हैं। ठोस रुद्राणु में क्या क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं ठोस में। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, जिसका जीवन काल 1 से 20 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी बनाता है। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकोमिया बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। रक्त का लाल रंग, एक सेकंड, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 दिन होता है। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं खून का थक्का जमाने में सहायता करता है प्लेटलेट्स। और सब कैल्शियम और विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। कैल्शियम विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। रक्त अल्पता को कहते हैं एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन 14 से 17.5 हीमोग्लोबिन पुरुषों में होता है, महिला में होता है 12 से 15.5 होता है। आगे चलते हैं। डाई कास्केट वाल्व बाइनले में होता है और ट्राई कास्केट वाल्व दाइनले में होता है। डाई कास्टिक वाल्व कहाँ पर होता है? बाएं में होता है और ट्राई दाएं में होता है। आगे चलते हैं। आगे चैप्टर हमारा ग्रंथियाँ। कौन सा? ग्रंथियाँ। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत होती है, 1.5 किलो की होती है। हाइपोथैलेमस, चलो हाइपोथैलेमस होती है प्यार, भूख प्यास, हाइपोथैलेमस में आते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अन्य सभी ग्रंथियों का संचालन करती है। यह 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 13 निकलते हैं और सभी ग्रंथियों का संचालन यही करती है, इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। चौथा, लाइकेम ग्रंथि। लाइकेम ग्रंथि से आंसुओं के लिए होती है। लाइकेम ग्रंथि आंसुओं के लिए होती है। नंबर 5, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 6 होती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। आगे चलते हैं। एड्रिनल गुर्दे या वृक्क के ऊपर होती है। जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं इसे। एड्रिनल नामक हार्मोन स्रावित होता है इससे। और आगे चलते हैं। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। आगे चलते हैं। पेनियल ग्रंथि चावल के दाने के आकार की होती है, भूरे रंग की होती है। इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि चावल के दाने के आकार की होती है, इस आकार की होती है, ये भूरे रंग की होती है। इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि को बोलते हैं अबटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि बोलते हैं। यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालता है, स्रावित करती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी वैसी ग्रंथि पूछे तो यकृत ग्रंथि होती है। आगे चैप्टर लेते हैं हम कोशिका। एक सेकंड। कोशिका। हाँ, पहला क्वेश्चन, कोशिका की सबसे जीवनी इकाई है। कोशिका शरीर की सबसे जीवनी इकाई बोलते हैं, छोटी इकाई बोलते हैं। कोशिका की बाहरी परत को मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की बाहरी परत को। कोशिका की खोज किसने की थी? तुम्हारे रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका का केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 5वां देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंत श्वसन व शरीर का ऊर्जा ग्रह कहते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया को अंतः श्वसन
और शरीर का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसकी खोज ओल्टमन ने की थी, ओल्टमन ने की थी। क्रेब चक्र, क्रेब चक्र कहाँ पर होता है? क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, में पूरा होता है। क्रेब चक्र कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और लाइसोसोम को आत्मा की थैली बोलते हैं। गाल्जी 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 बॉडी, गाल्जी बॉडी बोलते हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन या यातायात प्रबंधन का कार्य करती है। गाल्जी बॉडी पूरे शरीर में ऊर्जा का परिवहन या यातायात का प्रबंधन करती है। प्लिया, प्लिया आरबीसी का कब्ब ग्रह कहलाता है। प्लिया आरबीसी का कब्ब ग्रह कहलाता है। केंद्रक, केंद्रक कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम से बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन का होता है। गुणसूत्र किसका होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का होता है। डीएनए खोज किसने की थी? वाटसन, वाटसन ने की थी। डीएनए खोज किसने की थी? वाटसन ने की थी। 14 में देखते हैं, आनुवंशिकी का जनक किसे कहता है? मेंडल को। आनुवंशिकी का जनक कौन है? मेंडल है। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और पूरी चैप्टर पढ़ लिए हमने एक ही वीडियो में। 26 मिनट की वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।